एवरीवन, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट फिकर नॉट, हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हमारे पास है कार्बन। ओके, अब कार्बन के बारे में अगर हम देखें तो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। ओके, फिर उसके बाद कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स है। ओके, उसके बाद कार्बन का जो मास नंबर है वो हमारे पास है 12। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो कि हर बच्चे को पता होगी कार्बन के बारे में ऑब्वियसली। अगर हम बात करें कि कार्बन के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर क्यों बनाया गया है, तो कार्बन को हम बोलते हैं, कार्बन जो है वो बेसिस ऑफ लाइफ है। इसका मतलब कि कार्बन मोस्टली चीजें जो हमारी लाइफ में हम यूज करते हैं या हमारे पास हैं, उसमें ज्यादातर कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, द अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% कार्बन। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें हमें 0.02% कार्बन मिलता है, जो कि मिनरल की फॉर्म में रहता है बेसिकली। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट है ये। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर में हमें 0.03% कार्बन मिलता है। ये गैसियस फॉर्म में मिलता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे पास। ठीक है, उसमें हमें कार्बन मिलता है, जो कि फिर से बहुत ही एक कम अमाउंट है। बट जितने भी लिविंग थिंग्स होती है हमारे पास या हमारी जो बॉडी होती है, उसमें 70% जो है वो कार्बन होता है। ठीक है, तो मेजर कार्बन हमें कहाँ देखने को मिलता है? लिविंग थिंग्स के अंदर या हमारी बॉडी में हमें ज्यादा कार्बन देखने को मिलता है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन दोनों वर्ड्स में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेसिकली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको अभी के लिए इतना ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ नहीं बल्कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो अलोंग विद अदर एलिमेंट्स। इसमें आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको इतना ही जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और इन कंपाउंड्स की स्टडी हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच में करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी की, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास? अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगी? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 को हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? 2,4। ठीक है, के शेल, ये एल शेल। अगर ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये बीच में कार्बन है, यहां पर होंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, और एल शेल में होंगे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होती है? जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी किसी भी एलिमेंट की, तो इसकी वैलेंस शेल में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। ओके, इसके आउटर मोस्ट शेल जो है अभी कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब कि कार्बन जो है वो अभी अनस्टेबल है। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट को फुलफिल करना होगा। तो वो कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा? तो इसमें हमारे पास 2 चीजें आती हैं बेसिकली। या तो वो गेन कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हमारे पास बनती है, यानी गेन करना 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देना 4 इलेक्ट्रॉन को। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले हमारी कंडीशन जो है वो है गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा?
कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 नेगेटिव अनायन बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स इजिली। अब ये जो वर्ड में लिखा है मैं आपको बाद में समझाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो क्या होता है, के शेल है, इसमें है कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 4 और इसने गेन कर लिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 इसके पास पहले से ही थे, मतलब इसके जो के शेल है उसमें है, एल शेल में 4 पहले से ही थे और 4 इसने ये गेन कर लिए, ठीक है। जो 4 है कौन सा, ये गेन करे हुए इसने किसी से लिए हैं। अब क्या होगा इसका, अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 4 और 4 8 और 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 6 इसके पास पहले से प्रेजेंट थे और 4 इसने गेन कर लिए, तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वो 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले तो क्या था, हमारे पास न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन थे और उससे क्या करना पड़ता था, 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना पड़ता था। पर अब जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना किन्होंने, ये 6 प्रोटॉन जो है, ये 6 प्रोटॉन ही होल्ड करके रखेंगे। तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाते। इसीलिए जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा हुआ है कि कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है वो क्या नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। क्या फॉर्म करने के लिए, C4 नेगेटिव अनायन। C4 नेगेटिव, जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अनायन होता है हमारे पास। इसीलिए तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा और क्या नहीं फॉर्म कर पाएगा, C4 नेगेटिव अनायन फॉर्म नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो 6 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा उसके लिए 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि अगर वो गेन नहीं कर पा रहा तो क्या वो लूज कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि वो लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लूज वाली कंडीशन को समझते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो क्या होगा। देखो, एक हमारे पास एटम है या एक एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो वैलेंस शेल होता है उसी में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 पहले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, ये 4 हैं जो हमारे पास, यानी आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब उसमें से जब हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। यानी बहुत ही ज्यादा टाइटली जो न्यूक्लियस ने उसको होल्ड करके रखा होता है, किनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो उन इलेक्ट्रॉन को भेजना बाहर, उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब यहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अमाउंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता कार्बन के लिए। इसीलिए वो क्या नहीं कर पाता, वो 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको एक बार हम पढ़ते हैं। तो कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 पॉजिटिव आयन। C4 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि लूज कर रहे हैं, लूज करता है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है, और गेन करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, आप क्यों नहीं कर पाएगा लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड सो मच एनर्जी, ठीक है। जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनको भेजने में, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है कार्बन के लिए ऐसा करना। तो इसीलिए कार्बन ना तो गेन कर पाता है ना तो लूज कर पाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन
गेन और लूज क्यों नहीं कर पाता 4 इलेक्ट्रॉन को, यानी वो गेन या लूज करके स्टेबल क्यों नहीं हो पाता। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि गेन वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि गेन करने के लिए क्या होगा उसको, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन को जो 6 प्रोटॉन है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए गेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी चीज है लूज करना। तो लूज करने के लिए अभी हमने समझा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर उनका जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाता। अब ना तो कार्बन गेन कर पा रहा है ना तो लूज कर पा रहा है, तो वो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में कि कार्बन कैसे अपने आप को स्टेबल करता है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे।